गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्टिलाइजेशन। बीएससी पार्ट 3 के अंदर आज का जो टॉपिक है जिस पे अपन चर्चा करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इस क्रिया को हमने क्या है शुरू कर भी दिया था, आपको मैंने इसके बारे में कुछ टॉपिक्स कुछ बातें बताई थी। एक बार हल्का सा एक बार रिवाइड कर लेते हैं। रिवाइड करने के बाद में अपन फिर इसको आगे से आपको लेते हैं। इस क्रिया में हमने बताया था कि स्ट्रासबर्गर ने 1984 के अंदर एंजियोस्पर्म के पादप लिलियम में इस प्रक्रिया को क्या किया था, खोजा था। किसमें खोजा था? लिलियम पादप के अंदर इस क्रिया को खोजा था। और यहाँ फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो क्रिया किस प्रकार की होती है? पॉलीसाइफोनस प्रकार की होती है। ये भी मैं आपको क्या कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका था। पॉलीसाइफोनस क्यों कहा था? साइफोनस, पॉलीसाइफोनस, साइफोनस का मतलब होता है नलिकाकार एक संरचना के रूप में, जो कि पराग नलिका की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। पोली का मतलब बहुत सी, तो कभी कभी अंकुरित होने के बाद में पराग कण से एक से अधिक क्या बन जाती हैं, पराग नलिकाएँ निकल आती हैं। इसी वजह से अपन पॉलीसाइफोनिक के रूप में भी इसको क्या जानते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरी को हमने विभिन्न पदों के अंदर पढ़ा था, कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये मैंने आपको क्या है पढ़ाई दिया था। तो पहला पद जो था आपका फर्स्ट स्टेप था वो आपका क्या था? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इसको मैं आपको करा चुका था हल्का सा, 2 लाइन के बारे में इसमें बता देते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब में तो क्या किया था, परागण की क्रिया के बाद क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है, आफ्टर पॉलिनेशन, क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन, परागण की क्रिया के बाद में जो पोलन ग्रेन हैं, ये पोलन ग्रेन हैं जो कहाँ पहुँच जाते हैं? आपके स्टिग्मा पर। कहाँ जाएंगे? ये स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं। और स्टिग्मा पर ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन हैं जो उसकी नमी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या करती है? कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करती है। सिक्रेशन में क्या होता है? जल होता है, मैलिक एसिड होता है ना, शुगर होती है। मैलिक हो गया, जल हो गया, मैलिक एसिड हो गया, शुगर हो गया, है ना। तो ये होते हैं। इन सब को क्या करता है? पोलन ग्रेन जो हैं आपके, पोलन ग्रेन है वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब, क्या करेंगे? अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये फूल जाएंगे। परागकण हैं जो क्या होते हैं? फूल जाते हैं। और जब ये फूल जाएंगे तो इनका भायचोल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फूल गए तो पोलन ग्रेन का जो आपके पोलन ग्रेन है, इनकी एक्साइन जो होती है ये क्या हो जाती है? फट जाती है। और इंटाइन, जर्मिनेशन पोर से इंटाइन जो है वो क्या करती है? जर्मिनेशन पोर से ग्रो होती है।
जिसे हम जर्मिनेशन क्या कहा था, ट्यूब कहा था। जर्मिनेशन ट्यूब के रूप में क्या हो जाती है, ये बाहर निकल आती है और ये ट्यूब आगे चलकर क्या करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। इस प्रकार से तो जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की क्रिया को हमने आपको बताया था कि कैसे जर्मिनेशन होता है। ये क्रिया हो गई एक तो। इसके बाद में अपन अब सेकंड पद आपका लेते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, है ना, एंड ग्रोथ। कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे इसकी ग्रोथ होती है, तो वो सारी बातें अपन अब आपको बताते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अगला है फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। अगला टॉपिक आपका है कि जो पराग नलिका है, उस पराग नलिका का किस प्रकार से ग्रोथ होती है ना। तो देखो, परागकण जैसे ही अंकुरित होते हैं, है ना, और अंकुरित होने पर क्या बनती है, पराग नलिका का निर्माण होता है। तो पोलन ट्यूब का निर्माण तो कैसे हुआ, पराग कणों के जर्मिनेशन से क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। मेन बात तो आपकी ये है, ये आपकी बन गई और ये निकलती कहाँ से है, जर्मिनेशन पोरों से। ये है जर्मिनेशन पोर से बाहर निकलती है। बनी हुई किसकी होती है, लैक्टो सेलुलोज से यह बनी हुई होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो कौन है, लैक्टोसेलुलोज है कि ये बनी हुई होती है। इसका शीर्ष भाग ये जो बनती है आपकी पराग नलिका कैसे बनती है, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। पहले ये आपका परागकण है ना, और ये जो आपकी बाहर की जो भित्ति थी ये हो गई, है ना, और ये आपका परागकण अंकुरित हो गया और अंकुरित होने के बाद में इस प्रकार की एक नलिका का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये नलिका क्या हो गई आपकी, ये बन गई। अब ये जो नलिका बन गई तो इस नलिका का ये शीर्ष पार्ट है, यहाँ पर देखो ये जो पार्ट हम बना रहे हैं, ये पार्ट आपका क्या है, शीर्ष पार्ट है आपका। ये जो शीर्ष पार्ट है इसको हम क्या कहने वाले हैं, ये इसका शीर्ष भाग कहलाता है। तो ये वृद्धि शीर्ष भाग है आपका, ये क्या है, शीर्ष भाग। इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि शीर्ष भाग आपका क्या है, ये वृद्धि शीर्ष भाग आपका ये कहलाता है। और ये क्या करता है, पराग नलिका की वृद्धि में यही काम में आता है। और इसका क्षेत्र जो देखें, ये पूरा क्षेत्र है 4 से 5 माइक्रोन का होता है। ये 405
मिली माइक्रोन का क्या है, इस क्षेत्र आपका ये बना हुआ होता है, यहाँ तक ही सीमित होता है, इसके बाद में नहीं होता है ना। तो ये अंतिम पार्ट होता है जो अंतःचोल से, और इसका अंतिम भाग है जो क्या होता है, अंतःचोल से जुड़ा होता है। तो 3 स्पष्ट क्षेत्र अगर इसमें देखें तो इसकी पूरी नलिका को हम 3 भागों के अंदर क्या कर सकते हो, आप इसे बांट भी सकते हो। अगर इसकी ये संरचना को मैं बना हूँ इसमें पूरा का पूरा, तो इसमें 3 पार्ट आपके होते हैं जिनको मैं इसके अंदर दिखाने की आपको बाद में कोशिश करूँगा। 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लो पहले। एक होता है एपिकल जोन, एक है सब एपिकल जोन और एक वैक्यूलेटेड जोन। तो इसमें क्या लिखा जाए आपका, पोलन ट्यूब को 3 भागों में मतलब क्षेत्र होते हैं इसके पोलन ट्यूब के, है ना। 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 एपिकल जोन, नंबर 2 सब एपिकल जोन, नंबर 3 वैक्यूलेटेड, मतलब रिक्तिकामय जोन। तो 3 प्रकार के जोन हैं जो इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मैं इसको डायग्राम को एक क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं, इसमें थोड़ा छोटा रह गया है ना। तो उसके आधार पर इस पार्ट को हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं ये क्या है ये। ये जो हम बना रहे हैं ये प्लग्स हैं जिन्हें हम कैलोज प्लग कहते हैं। और इन कैलोज प्लगों से क्या होता है, जो अंतर वस्तुएं एक बार इन पराग नलिका के अंतर्गत जो आ जाती हैं वो क्या बाहर नहीं जाती हैं। जैसे जैसे क्या होती है, इसकी जो वृद्धि होती जाती है पराग नलिका की, इन कैलोज पलकों का क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है। और उसकी खास जो बात है वो एक ही बात है कि निर्माण होने के बाद में जो अंतर वस्तुएं यहाँ पर हैं वो क्या रहने वाली हैं, इसी के अंदर रहेंगी।
वो वापस पीछे की ओर नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है इनका बनना। पूरी बात अभी इसको हम पढ़ने वाले हैं, अभी बताएंगे आपको। एक बार इसका डायग्राम अपन क्या कर लें, ड्रॉ कर लें। ये तो अंतः चोल था और आपका हम जानते हैं 2 चोल होते हैं। ये तो आपकी क्या है, एक्साइन होती है और ये इंटाइन होती है ना। 2 आपके ये हो ही गए। अब इसके अंदर और क्या क्या होता है वो देखना है। ये जो पूरा पार्ट है इसमें इस प्रकार से क्या है, वोक्यूलें बनी हुई हैं। तो ये क्या है, फोक्यूल। वोक्यूल यानी कि रिक्तिकाएँ इसके अंदर क्या होती हैं, इस पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो बने हैं ये मैंने आपको बताया था, इन्हें क्या कहते हैं अपन, इन्हें कहते हैं अपन कैलोज पल्क। कैलोज प्लग्स, कैलोज प्लग एक है ना, ये कैलोज प्लग आपके इसके अंदर क्या हो गए, पा गए। और ये जो पार्ट था कैप ब्लॉक के नाम से वैसे जाना जाता है, कैप ब्लॉक क्या कहते हैं इसको अपन, कैप ब्लॉक इसे कहा जाता है। और जो ऊपरी भाग है ये इसमें क्या है, आरएनए पॉलीसेकेराइड्स और आपके क्या इसमें पाए जाते हैं। कुछ जो अणु होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, आरएनए पॉलीसेकेराइड्स इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। और देखो यहाँ क्या होते हैं, मेन चीज़ जो इसमें पाई जाती है ये रहे, ये हैं मेल गैमेट्स। इन्हें क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स। और जो ऊपर का जो पार्ट होता है, यहाँ जो केंद्रक होता है वो कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या कहलाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, जिसे अपन वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी क्या है, जानते हैं। तो ये पार्ट आपके होते हैं। इसको 3 भागों में हमने जो बांटा है आपका, है ना, एपिकल जोन। तो एपिकल जोन तो आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है आपका, ये क्षेत्र जो कहलाता है इसे हम कहते हैं एपिकल जोन। बीच वाला जो क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, दिस क्षेत्र इज सब एपिकल जोन। एंड लास्ट वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है वोक्यूलेटेड जोन। तो 3 जोनों में हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। तो ये फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब का। जो डायग्राम हमने बना दिया, ये डायग्राम किसका बनाया है हमने, ये डायग्राम बना है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब। तो हमने पोलन ट्यूब की संरचना को यहाँ पर ये बनाया है। अब एक बार इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये, फिर आगे इसको डिटेल के अंदर भी बताते हैं। तो देखो, जब फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब को पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या है, पहले वाले पद में आपका परागकण है वो जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेशन के बाद में जो पराग नलिका का निर्माण होता है, उस पराग नलिका को हम
आगे चल के क्या करते हैं, इसे 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एपिकल जोन, सब एपिकल जोन और वैक्यूलेटेड जोन। सबसे शीर्ष वाला पार्ट होता है जो आगे ही आगे है आपका, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एपिकल जोन कहते हैं। और इस एपिकल जोन के अंदर आप क्या देखोगे, कि शीर्ष भाग के अंदर क्या साइटोप्लाज्म है, पॉलीसेकेराइड है, आरएनए है, ये सब इसमें क्या होता है, भरा होता है, तथा इसमें अनेकों गोलजीकाएँ भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा नोट भी करते चले भाई साथ साथ में, है ना। तो इस शीर्ष भाग के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, पॉलीसेकेराइड है, आरएनए है, ये सारे क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। जैसे मैंने आरएनए, पॉलीसेकेराइड वहाँ लिख भी रखा है आपका, साथ में और भी जो बताया मैंने, कोशिका द्रव्य ही और गोल्जी बॉडी इसके अंदर पाई जाती हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होती हैं वो पराग नलिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सहलग्न होकर पराग नलिका के शीर्ष की वृद्धि करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, गोल्जी बॉडी है, पराग नलिका के शीर्ष के साथ में सहलग्न हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में क्या करने वाली हैं, पराग नलिका की लंबाई में क्या करती है, वृद्धि करती है, उसके शीर्ष को बढ़ाती रहती हैं। इसके शीर्ष भाग पर आप देख रहे हो हमने एक अर्धचंद्राकार क्या कर रखा है, एक संरचना का निर्माण कर रखा है। अर्धचंद्राकार संरचना आपकी बनी हुई है। इस अर्धचंद्राकार जो संरचना हमने बनाती है, जो कि एक पारभासी के रूप में है, इसे हमने कैप ब्लॉक कहा है, लिखा हुआ है नीचे, ये आपका क्या है, कैप ब्लॉक कहलाता है। इसको वृद्धि शीर्ष क्षेत्र के नाम से भी आप कह सकते हो, एक कैप ब्लॉक होता है। तो पराग नलिका की वृद्धि समाप्त होने पर यह क्षेत्र क्या हो जाता है, आगे चलकर विलुप्त हो जाता है, और इस क्षेत्र में कोशिकांगों का अभाव होता है। कोई भी कोशिकांग इसके अंदर क्या होता है, नहीं पाया जाता है, तथा इसमें अनेकों छोटी रिक्तिकाएँ, पॉलीसेकेराइड और आरएनए ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो क्या होती हैं, आपके एपिकल जोन के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आ जाइए आप दूसरे पार्ट में, जो आपका क्या कहला रहा है, सब एपिकल जोन। तो सब एपिकल जोन में देखो आप, ठीक कैप ब्लॉक से नीचे का जो भाग है, कैप ब्लॉक को छोड़ दो, उसके बाद में ये सीधा जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है, ये टोटली पार्ट है आपका, वो क्या कहलाता है, सब एपिकल जोन आपका कहलाता है। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, डिक्टियोसोम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ में ही इसमें सेलुलोज, पैक्टिन भी होते हैं, जो पराग नलिका की भित्ति को बनाने में काम ये आते हैं, है ना। पैक्टिन की मात्रा जो है जो कैप ब्लॉक था में अधिक होती है, वह सब एपिकल जोन में इसकी मात्रा उसकी तुलना में क्या है, कम पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं सब एपिकल जोन में। कौन कौन से हैं, एक फास्फेटेज होता है, इन्वर्टेज होता है, एमाइलेज होता है, पैक्टिनेज होता है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अतः ये क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र आप मान सकते हो, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर ही सबसे अधिक कार्य होते हैं। जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसके अंदर क्या होता है, भित्ति, क्षेत्र के अंदर भित्ति का निर्माण होता है, साथ ही इसमें कैलोज प्लग भी बनते हैं। अब इन कैलोज प्लगों के बारे में बताते हैं, ये हैं क्या। कैलोज प्लग क्या करते हैं, जैसे पराग नलिका की वृद्धि होती है, तो पराग नलिका की वृद्धि शीर्ष भाग के अंदर क्या है, आपका जो साइटोप्लाज्म है उसको सीमित करने के लिए सेलुलोज का क्या होता है, निक्षेपण होता है। जैसे जैसे पराग नलिका वृद्धि करती जाती है, तो वृद्धि करने के साथ साथ में क्या होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, अन्य अंतःवस्तुएं आदि हैं जो कि पराग नलिका के अंदर आ जाती हैं, वो वापस पीछे की ओर ना चली जाएं, है ना। इस क्रिया को रोकने के लिए ही क्या होता है, इन सेलुलोज क्या करती है, इन कैलोज प्लगों का निर्माण कर लेती है, जो नियंत्रित करती है साइटोप्लाज्म को और अन्य कोशिकाओं को पीछे की ओर जाने से। और इसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, आपका सेंट्रीपिटल प्रकार का होता है। यानी सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, अंत में क्या कहोगे आप कि परिधि से केंद्र की ओर क्या होते हैं, जैसे ना ये हो रहा है आपका परिधि से
केंद्र की ओर क्या हो रहा है, ऐसे निर्माण दोनों साइडों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और कभी कभी क्या ये निर्माण जब होता है तो आगे चलता रहता है। चलते चलते हम क्या देखते हैं, पूरी की पूरे क्लोज प्लॉग आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगी, पराग नलिका को ये अवरुद्ध कर देते हैं। तो पराग नलिका क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसको बंद करने में भी क्या आते हैं, याद में सहायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सब एपिकल जोन के अंदर हमने क्या देखा कि सबसे अधिक जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो क्रियाएं हुई हैं, वो सब एपिकल जोन के अंदर ही देखने को मिली हैं। फिर आता है तीसरा जोन है, वो है वोक्यूलेटेड जोन। नाम से पता चल रहा है रिक्तिका में क्षेत्र है आपका। ये कैसा क्षेत्र है, रिक्तिका में क्षेत्र है, जो कि प्रथम इसी साइड से देखते हैं पराग जो था आपका परागकण उसी के अंदर पाया जाता है। यहाँ क्या देख रहे हो आप, इस क्षेत्र में अनेकों रिक्तिकाएँ मिलेंगी। साथ ही यहाँ क्या होता है, वेजिटेटिव व जर्मिनेटिव केंद्रक होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जीव द्रव्य में आपका आगे बाद में क्या होते हैं, ये चले जाते हैं शीर्ष भाग के अंदर, ये वृद्धि ये वहाँ पर ये कर जाते हैं। लेकिन इस भाग में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं हो पाती हैं। यहाँ केवल देखा जाता है तो जीव द्रव्य के अंदर क्या साइक्लोसिस की क्रिया गति क्या होती है, होती रहती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर उनको देखने को क्या है, ज़्यादा मिलती हैं। तो देखो हमने जो इसमें क्या देखा, इसको अभी पूरा जो पढ़ा है, आज हमारा यही टॉपिक हो पाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ पोलन। तो इसमें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ये बातें तो हमने देख ली। एपिकल जोन कहलाया कौन सा, केवल इतना पार्ट है, दिस पार्ट इज एपिकल जोन, है ना। ये पार्ट कहलाता है आपका एपिकल, मतलब कैप वाला पार्ट। ये इसको भी आप नहीं लो तो कोई बात नहीं, तो मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ से मैंने शुरू कर रखा ना, इसलिए। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 माइक्रोन के समथिंग होती है। इसके अंदर आरएनए है, पॉलीसेकेराइड है ना, और प्रोटीन आदि, इस प्रोटीन का निर्माण इसका क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। और इसके अंदर क्या नाम इसके अंदर जो अन्य क्रियाओं का जो निर्माण होता है, उसके अंदर क्या क्या होती हैं, गोल्जिकाएँ भी इसके अंदर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और पराग नलिका के शीर्ष का निर्माण यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलता है। जो गोल्जिकाएँ हैं वो इसके साथ में अटैच होकर इसका निर्माण करती हैं। दूसरा पार्ट आपका आता है सब एपिकल जोन। ये कैप ब्लॉक है, और कैप ब्लॉक से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सब एपिकल जोन कहते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रियाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ काफ़ी पदार्थों का संश्लेषण होता है, प्रोटीन आदि का संश्लेषण इसी पार्ट के अंदर होता है। काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं जो आपको क्या होंगे, यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो संश्लेषण संबंधी क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। भित्तियों का निर्माण भी क्या होता है, इसके अंतर्गत होता रहता है। कैलोज वर्गों का निर्माण भी यहाँ पर होता रहता है। कैलोज वर्गों का निर्माण क्यों होता है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि कैलोज वर्ग का निर्माण इसलिए सेलुलोज से होता है। वो इसलिए होता है कि जो पराग नलिका की वृद्धि के समय अंतर वस्तुएं और साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो आ जाता है, उसको ये नियंत्रित करती हैं, वापस पीछे की ओर जाने से क्या करेंगी, ये रोकती हैं। तो ये पीछे की ओर क्या होता है, आपका नहीं जा पाता है। इसलिए इनका निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। और साथ में ही यहाँ इसके शीर्ष भाग के ऊपर आपको क्या मिलता है, कैप ब्लॉक के पास में ही ट्यूब केंद्रक होता है, जिसको अपन वेजिटेटिव केंद्रक के नाम से भी क्या अपन जानते हैं। और इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। जो आपका वेजिटेटिव केंद्रक तो आगे क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाती है, तो ये भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये नष्ट होते ही पराग नलिका की वृद्धि भी बंद हो जाएगी। तो ये जैसे ही आपका क्या करेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके बाद में ये नष्ट हो जाती है आपकी। और लास्ट का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, वो क्या नाम, वोक्यूलेटेड जोन, रिक्तिका में एरिया, जिसके अंदर आपने बता रखा है गोल जो पार्ट हमने यहाँ बनाया है, ये पूरा का पूरा भाग कैसा है आपका, रिक्तिका में ही पार्ट है। इसके अंदर अनेकों रिक्तिकाएँ बनती हैं। ये रिक्तिकाएँ बनने के साथ में इसके अंदर साइटोप्लाज्म आपका पाया जाता है, जो जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीव द्रव्य साइकोलाइसिस की क्रियाओं को क्या करता है, यहाँ पर ये करता रहता है। तो ये क्रिया इसके अंतर्गत होती रहती हैं। तो ये आपका ख़त्म होता है फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इसके बाद में हम अगला टॉपिक इसका लेंगे, निषेचन की क्रिया है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर पड़ता है आपका ये टॉपिक, लेकिन
एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। थैंक यू।